जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे और अच्छा आपको होने भी नहीं देगा ये देश, ऐसी पूरी उम्मीद है। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी स्कैम के ऊपर। एक बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा है कि एसएससी के अंदर स्कैम हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि एसएससी के अंदर ऐसा कुछ सामने आया है, पहले भी इतिहास में ये सामने आता रहा है और ये कमीशन इतना शानदार है कि आपको आज भी दर्द देगा और आने वाले समय में भी दर्द देगा। सच तो ये कि जो दबता है उसे दबाया जाता है। आज आप इस पे सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फैक्ट आप सभी जानते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसको भी मैं बता दूंगा एक बार फिर से। लेकिन समझने की जरूरत है कि ये देश में हो क्या रहा है और ये होता ही रहता है हमेशा से। आज से पहले भी हुआ है, शायद आगे भी होगा, ये चीज रुकेंगी कब। एक विद्यार्थी के जीवन को समझने की कोशिश करो। एक चार दीवारी में बंद होकर के एक बच्चा तैयारी करता है, उसको समझने की कोशिश करो कि एक ऐसी दलदल है सरकारी नौकरी कि जिसमें अगर आप आ गए तो उसके बाद निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है जॉब लग जाना। जॉब लग गई, निकल गए तो नौकरी हाथ में, इज्जत शोहरत सब मिलती है। और अगर नहीं निकल पाए तो बेहिसाब दर्द, घुटन, इसमें पूरी जवानी निकालता है एक बच्चा। जब बच्चा 18 से 19 साल की उम्र में आता है तब से वो सरकारी नौकरी की तैयारी में एंट्री करता है, फिर एग्जिट कब है उसका। अगर कोई बच्चा, पहली बात तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे सरकारी नौकरी की हालत क्या है। उसके बावजूद एक अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा सकता, तो इस देश का कैसे बेड़ा गर्क नहीं होगा भाई, आप समझने की कोशिश करो। कभी कभी तो दुख होता है कि इन सब चीजों पे किस तरीके से चर्चा की जाए, क्या इनका समाधान है। अगर सिर्फ बच्चे की बात करी जाए जो एक एसएससी का एस्पिरेंट है, वो कर क्या सकता है। और ये पहला नहीं है, इससे पहले आपने नीट का प्रॉपर देखा था, कुछ टाइम पहले बहुत मुद्दा उठा था कि नीट का एग्जाम कुछ हुआ, बाद में चीजें कोर्ट में जाती हैं, सेटल होती हैं, बाद की बात है। लेकिन अगर जो हो गया और इन सब चीजों से जो बच्चे का नुकसान होता, उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो पाती ना। बस में, ऑटो में ट्रेवल करके एक बच्चा जाता है, ट्रेन में ट्रेवल करके जाता है और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के पता चलता है आपका एग्जाम तो आगे पोस्टपोन्ड हो गया है। मैं एएलपी एग्जाम की रिसेंट की बात कर रहा हूं। कैसे भाई? वो ट्रेवल करके गया इतनी मुश्किल से, वहां जाके पता चल रहा है जी आपका तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करते रहो। और स्टूडेंट का क्या होगा इन सब चीजों में? एक बार देखते हैं आखिर मैटर क्या है, उसको समझते हैं, फिर एक बार चर्चा करेंगे इन सारी चीजों पे। देखो, सीजीएल का एग्जाम आप सभी जानते हैं और इसमें दिक्कत क्या हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एसएससी में स्कैम क्या चल रहा है, क्या वाकई में स्कैम है, क्या करप्शन है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखो, जो सिस्टमेटिक फेलियर्स है वो किस चीज का है। देखो, करप्शन, क्या करप्शन है? जैसी हरकतें दिख रही हैं, जैसी चीजें दिख रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि 100% करप्शन है। और ये किन चीजों की आड़ में हो रहा है करप्शन, ये भी मैं बताऊंगा आपको। हाई मेरिट, हाई मेरिट, क्या वाकई में इतनी हाई मेरिट जानी चाहिए? इस समय 90% प्लस मेरिट जा रही है। 90%, 80-90%। अगर आप 12th क्लास में 80% लाते हो, 80 to 90%, जो कि मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना लाना भी आसान नहीं होता। किसकी बात करूं मैं? एकेड्स के पेपरों की। अगर 12वीं में 90% लाना आसान काम नहीं है। और हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। यहाँ पे वाकई में 90% मेरिट जानी चाहिए क्या? 90% पे सिलेक्शन हो रहा है क्या? इतनी मेरिट जानी चाहिए क्या? तीसरी चीज है रिपीटर्स। जिसका पहले से सिलेक्शन हो रखा है वो दोबारा पेपर दे रहा है। क्या गलत है? मेरे मानने से गलत नहीं है। हर किसी को ग्रो होने का अधिकार है और वो ग्रो होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सॉल्यूशन क्या है इन चीजों का, आगे मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें, आप सुनते रहना। देखो ध्यान से, अब मैं बात करूं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जिसकी आड़ में पूरा करप्शन या स्कैम हो रहा है, वो है नॉर्मलाइजेशन। आखिर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड है नॉर्मलाइजेशन की? सीधी बात यह है कि बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करती है और बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन का एग्जाम कराना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत कम है लेकिन एग्जाम देने वाले बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम कंडक्ट कैसे कराया जाए? तो एग्जाम कंडक्ट होता है कंप्यूटर पे। अब भैया इतने कंप्यूटर वाकई में नहीं है कि एक शिफ्ट में कराया जा सके, ये चीज फिर भी समझ में आती है। ठीक है, शायद इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वो बात अलग है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होता है कि भाई एक शिफ्ट में तो पेपर नहीं हो सकता, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। किसी का पेपर थोड़ा मुश्किल हो गया, किसी का पेपर आसान हो गया, उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक है भाई, बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करा जा सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन में देखो, एक चीज तो ये कि अगर एक मार्क भी इधर उधर होता है ना, एक नंबर पे भी सौयों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। और इस बार नॉर्मलाइजेशन में ऐसा पहली बार हो रहा है। नॉर्मलाइज करने के लिए आप 5-6 नंबर, 3-4 नंबर आगे पीछे कर लो, ये मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए नॉर्मलाइजेशन की। आप पेपर बना रहे हो, आपके हाथ में है ना पेपर बनाना, तो इतना मुश्किल तो इतना आसान थोड़ी बना दोगे कि इतने नंबर का गैप आ जाए।
3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर खींच के इतने का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है 90 नंबरों का, 90 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, इतना इतना गैप आ रहा है। दो बच्चे हैं, उसके भी इतने ही रो मार्क्स हैं, उसके भी इतने ही रो मार्क्स हैं, दोनों के सेम लगभग रो मार्क्स हैं। इसका सिलेक्शन हो जाता है, इसका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? इसको मिल गया नॉर्मलाइजेशन, इसको नहीं मिल पाया नॉर्मलाइजेशन उतना अच्छा। इसका सिलेक्शन छोड़ो, इसकी बेहतरीन रैंक आ जाती है और इस बेचारे का सिलेक्शन नहीं होता, जबकि दोनों के सेम रो मार्क्स थे, सेम नंबर थे। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। क्या सच में नॉर्मलाइजेशन इतने नंबर का हो सकता है? अगर हो रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? फिर भाई साहब पूरा खतरनाक स्कैम है इसके पीछे। आगे भी और चीजों पर चर्चा करूंगा मैं। आपको समझ में आया नॉर्मलाइजेशन? स्कोर मैनिपुलेशन, 100% स्कोर के साथ छेड़छाड़ करी जाती है इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में। वरना 90 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 90 नंबर, जहां 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर पे हजारों बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, मेरिट के अंदर हो जाते हैं, मेरिट के बाहर हो जाते हैं, 5-5 नंबर पे आप 90 नंबर का नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। और इसी की वजह से मेरिट पे इंपैक्ट आ रहा है। आज के टाइम पे इतनी हाई मेरिट क्यों जा रही है? भाई साहब के कारण, नॉर्मलाइजेशन के कारण। आगे समझते हैं चीजों को। इनकरेक्ट क्वेश्चन, अब इसके पीछे पूरा रोल है, समझने की कोशिश करना। इनकरेक्ट क्वेश्चन, आज मैं, अगर कोई भी टीचर है, मान लेते हैं कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है जो 9वीं 10वीं को ट्यूशन पढ़ा रहा है, 8वीं 6वीं को ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो जब ट्यूशन पढ़ाता है वो भी मॉक टेस्ट लेता है, वो भी बच्चों का टेस्ट लेता है। यार इतने गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है? 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस का, एक हुआ था 18 जनवरी को और दूसरा पेपर हुआ था 20 जनवरी को। भाई साहब दोनों मिला के इसमें लगभग 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनकरेक्ट थे, गलत थे, और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत थे। मतलब आप पेपर बना रहे हो या मजाक कर रहे हो? आप खुद सोचो, 9 क्वेश्चन। अगर मैं किसी बच्चे का टेस्ट लेना चाहता हूं 50 क्वेश्चन का, मान लेते हैं 50 क्वेश्चन का मेरे को टेस्ट लेना है, तो मैं इतनी गलतियां कर दूंगा क्या? 50 में से 100 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। तो टेस्ट जब भी कोई टीचर बनाता है, चाहे वो एक गली में ट्यूशन पढ़ाने वाला हो, वो भी 10 बार सोच के पेपर बनाएगा कि कोई क्वेश्चन में गलती ना रह जाए। अगर क्वेश्चन ही गलत होगा तो बच्चे की तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहां पे भैया 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन गलत है, और इस गलत के पीछे भी समझो गेम क्या है। पहले तो ये समझाता हूं बच्चे का नुकसान कैसे होगा। एक पढ़ने वाला बच्चा है, ये कितना, हाँ 19 है ना, देखना पूरा गेम समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल से समझाता हूं, इसका एग्जाम्पल ले देता हूं 10 क्वेश्चन का। एक बच्चा जिसके 10 के 10 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 10 के 10 क्वेश्चन सही है, पढ़ने वाला बच्चा था, बहुत मेहनत से गया और इसने 10 क्वेश्चन सही करके आ गया। अब बाद में पता चलता है कि भैया 10 क्वेश्चन तो हमारी तरफ से, पेपर वालों की तरफ से ही गलत थे, तो इनके सारे नंबर सबको मिल जाते हैं, सबको मिल जाते हैं। अब एक बच्चा तो वो था जो सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन गलत करके आया था, और एक बच्चा वो था जो अपनी मेहनत से सारे क्वेश्चन सही करके आया था। जो गलत करके आया होगा, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है। मैं 1 नंबर का एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। तो 1 नंबर गलत, एक क्वेश्चन गलत होने पर उसको -1 मिलने थे, और इसको एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलने थे। ठीक है, कितने का गैप आ गया? अब ये 10 के 10 सारे क्वेश्चन सही कर दिए गए। एक क्वेश्चन पे 10 नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करूं, -1 और +3, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर का गैप आ रहा है। और जब 10 क्वेश्चन के नंबर मुफ्त में मिल रहे होंगे, उस बच्चे को भी मिल रहे हैं जिसे कुछ नहीं आता, उसका एक भी सही नहीं था 10 में से 10, उसके भैया 40 नंबर तो मुफ्त में मिल गए। और ये क्या करे, इसमें फुल पोटेंशियल है, मान लेते हैं इसके 10 के 10 सही है, ये फुल पोटेंशियल वाला बच्चा है, ये भी वहीं लाके खड़ा कर दिया, इसके भी 40 नंबर, और जिसको कुछ नहीं आता उसके भी 40 नंबर मिल गए। कैसे सिलेक्शन करोगे यार बेहतर ऑफिसर्स के तुम? ये चीज समझने वाली है, ये घोटाला। और इसके बावजूद सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन में एरर आता है, कोई गलत पेपर के अंदर क्वेश्चन गलत है, उसमें ऑब्जेक्शन उठते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है तो आप ये एसएससी को बता सकते हो, लेकिन उसके लिए चार्ज लेते हैं, 100 रुपए लेते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और ये देखो 19 क्वेश्चन, अगर कोई बच्चे ने 5 क्वेश्चन भी उसने ऑब्जेक्शन डाल दिया कि मेरे 5 क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, तो 500 रुपए तो उससे उतार लिए। ये एक बच्चा था, ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं? ऐसे 1000 बच्चे हो सकते हैं। तो भैया 5 लाख रुपए तो उन्होंने एक बच्चे से बना लिए, सॉरी 5 लाख रुपए तो उन्होंने ये बना लिए। और ये 5 लाख बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूं, ये 5 क्वेश्चन के लिए है। ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिन्होंने, जो सही क्वेश्चन पे भी डालते हैं। तो ये तो कमाई का धंधा एक यहां से बना रखा है अच्छा खासा इन्होंने, एसएससी ने। ये जानबूझ के तो नहीं कहीं क्वेश्चन गलत करते हैं। बहुत बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली है भाई साहब, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, बात करेंगे इस पर। अगली चीज, ये वेटिंग लिस्ट ही नहीं देते, नो वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट को भी समझाता हूं जिन बच्चों को नहीं पता। एक पूरा ना साइकिल बना हुआ है, एक चक्र भी बना हुआ है, उसको समझने की कोशिश करना। हाई मेरिट क्यों जाती है, सारी कहानी के पीछे। अगर ये लोग वेटिंग लिस्ट दे देना,
तब भी काफी हद तक सुधार हो जाएगा चीजों में। मैं आपको समझाता हूं, आप रिपीटर्स को समझने की कोशिश करो। एक बच्चा जिसका पहले से सिलेक्शन हो गया, मान मान लेते हैं उसको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली, वो उसको पोस्ट मिली साउथ में, या बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, मैं कह रहा हूं वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता था, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया एग्जाम देके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको पोस्ट मिली साउथ में जाकर, कर्नाटक में उसकी जॉब लगी साउथ में। लड़का रहने वाला था भैया मेरठ का, यूपी का। अब उसके अंदर है कि भैया मैं कैसे करके नॉर्थ में पहुंच जाऊं, तो वो क्या करेगा, वो फिर से एग्जाम देगा। अब वो पहले से सिलेक्टेड है, ऑब्वियसली उसकी तैयारी शानदार है, वो एक रिपीटर है, वो दोबारा से एग्जाम देना चाहता है सिर्फ अपनी लोकेशन बदलने के लिए। ठीक है, समझना। उसने एग्जाम दिया, ऑब्वियसली एग्जाम देगा तो अच्छी खासी मेरिट जाएगी, रिपीटर्स को अच्छा एक्सपीरियंस है, बढ़िया पेपर देंगे, हाई मेरिट जाती है, बहुत अच्छी हाई मेरिट जाने के और बहुत सारे कारण है, सिर्फ रिपीटर नहीं है। इसने दिया भैया पेपर, इसका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन इसको फिर से साउथ मिल गई, बोल लेते इस बार भी नॉर्थ नहीं मिल पाया, इस बच्चे को फिर से साउथ ही लोकेशन मिली और वही सेम इसको जॉब मिल गई या कोई और जॉब मिल गई, लेकिन इसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। इस भाई साहब ने एक सीट तो खराब कर दी, एक सीट तो ये ले गया। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो रिपीटर्स होते हैं, ये एक सीट इसने खराब कर दी, इसको वापस से वही लोकेशन, ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये नॉट सेटिस्फाइड है, ये ज्वाइन नहीं करेगा, बोले भैया मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं अगले अटेम्प्ट दूंगा। तो एक सीट खराब हो गई। अब इस सीट के चक्कर में ये सीट फ्रेशर को मिल सकती थी, जो बच्चा पहली बार पेपर दे रहा उसको सीट मिल सकती थी। कब मिल सकती थी, जब इसने तो ज्वाइन नहीं किया। अगर इसने ज्वाइन नहीं किया, मान लेते हैं 10 वैकेंसी है, 10 में से 2 रिपीटर्स ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तो 10 के बाद जो ये कट ऑफ यहां तक गई, ठीक है, 10 वैकेंसी आपने फिल करी, जो कट ऑफ के जस्ट नीचे वाला बच्चा उसको दे दो ना फिर सीट, इससे 2 बच्चों को सीट नहीं मिल जानी चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब वेटिंग लिस्ट निकालेंगे लोग, ये वेटिंग लिस्ट ही नहीं निकालते हैं। ये 2 अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, ये वैकेंट रह जाती है सीट। वेटिंग लिस्ट निकालो ना, वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो फ्रेशर इन हो जाएगा, कोई दिक्कत, बढ़िया, उसको सेटिस्फेक्शन है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं। सेम दोबारा क्या होगा, इसने पेपर दे लिया, इसको संतुष्टि नहीं लगी, फिर पेपर देगा, फिर ये चक्रव्यूह घूमता रहेगा, ऐसी हाई मेरिट जाती रहेंगी, ऐसी रिपीटर्स पेपर देते रहेंगे, और फ्रेशर बच्चा जो स्टार्टिंग कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका क्या समाधान है, इसका बहुत बेसिक सा समाधान, आप वेटिंग लिस्ट तो निकालो, वेटिंग लिस्ट निकालोगे, जिसको संतुष्टि है उसको पोस्टल असिस्टेंट मिल जाए, वो इतना मजबूर है कि बस कहीं नौकरी मिल जाए, साउथ में मिल जाए, वो अपना संतुष्टि से काम चला लेगा। ऐसे बच्चे को तो नौकरी दो, ऐसे बच्चों को तो नौकरी दो जो टम्पुओं में भटक रहे हैं, जो बसों में घूम रहे हैं, जिनके पास किराया नहीं है। बहुत कोई अमीर बाप के बेटे तैयारी नहीं करते हैं सरकारी नौकरी की, ऐसे बच्चों को तो नौकरी पे रखो यार। उन्हें तो वो क्या क्या वो एलिजिबल नहीं है क्या, वो मेहनती बच्चा नहीं है क्या, उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए? वो इस कट ऑफ से एक ही तो नीचे था, जब उसने ज्वाइन नहीं किया तो इसको दे दो भैया नौकरी, क्या दिक्कत है? वेटिंग लिस्ट का यही तो मतलब है, नहीं निकालते वेटिंग लिस्ट। आगे देखते हैं यार चीजों को। देखो एक्शन क्या क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से और सभी लोगों के हिसाब से। देखो ज्यादातर क्या डिमांड है एक्शन अगेंस्ट द स्कैम। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज की पारदर्शिता होनी चाहिए, कैसे एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन समझाना चाहिए अच्छे से। आज तक इस नॉर्मलाइजेशन को कोई समझ ही नहीं पाया, भैया वो कौन सा फॉर्मूला है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन परेशान है कौन से फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। अच्छा कोई भी चीज है तो इंसान को तो समझ में आनी चाहिए यार, सिलेक्शन तो इंसानों का ही हो रहा है, किस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो आज तक किसी को नहीं पता है भाई। कुछ तो फंडा होगा जिसके बेस पे आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। 2 बच्चे सेम नंबर लेके आ रहे हैं, एक का तो रैंक आ रही है सिलेक्शन के साथ और एक का रैंक छोड़ो उसका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, इसके पीछे नॉर्मलाइजेशन है। एक को 90 नंबर बढ़ जा रहे हैं, एक को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या है नॉर्मलाइजेशन, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे आप इसको जस्टिफाई करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? इसी की आड़ में हो रहा है पूरा करप्शन। और सीजीएल का मेंस या किसी भी एग्जाम का मेंस होता है, मेंस चलो ठीक है, प्री आप एक शिफ्ट में नहीं करा सकते, मेंस तो आप करा सकते हो। कितने बच्चे पेपर देंगे यार इंडिया में, इतने तो सीबीटी, इतने तो कंप्यूटर हैं जहां पे तुम सीबीटी करा सको। तो मेंस हमेशा हमेशा, और ये अब से डिमांड नहीं चल रही, हम तो इस इंडस्ट्री में चलो बहुत छोटे हैं, हम तो ये कहते हैं बहुत बड़े बड़े रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो इतने टाइम से लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि मेंस आपका एक शिफ्ट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा? इन चीजों पे कब सुनवाई होगी भाई? मेंस आपका एक शिफ्ट में होना चाहिए, तभी फेयरनेस इंश्योर होगी। नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं मेंस में, फिर
कम से कम मेन से तो बचें। प्री का भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन तो खतरनाक है, किसी भी हालत में खतरनाक है। अगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, वो पूरा भविष्य सिर्फ एक पूरे अपना फ्यूचर टिकाए बैठा है वो एक एग्जाम पे, कि ये एग्जाम निकल जाएगा मेरा जीवन सुधर जाएगा। और उस बच्चे को पता है कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन उसे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। और नॉर्मलाइजेशन चल रहा है 80-80, 90-90 नंबरों का। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये क्या करते हैं भैया, आंसर की बिफोर रिजल्ट। भाई साहब आंसर की तो आती है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद। अब यहां पे भी पूरा साइकिल है। कैसे, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना तुम। देखो इस गेम को समझना। आंसर की कब आती है, देखो आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम देकर के आए, बहुत बढ़िया। उसके बाद सीधा आएगा रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आती है आंसर की, उसके बाद आंसर की देते हैं। और इतने बीच में रिजल्ट आते ही ये आपसे क्या कराएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे, उसके बाद आंसर की देंगे। अब समझना गेम क्या है। आप भाई साहब पहले आंसर की क्यों नहीं दे रहे हो? पहले आंसर की दोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बच्चे को आसानी होगी। वो देख लेगा कि भाई मेरे इतने नंबर मिल रहे हैं, मेरे इतने नंबर है, अगर अच्छे नंबर हैं तो वो अपने हिसाब से पोस्ट भर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। अब ये सोच रहा है कि मैं इंस्पेक्टर भरूं या ना भरूं, या मैं छोटी पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट भर लूं। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। उसको पता है कि अगर मैं छोटी पोस्ट भरूंगा तो डेफिनेटली मेरे को लोकेशन अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इंस्पेक्टर भरूंगा तो पता नहीं लोकेशन कहां की मिलेगी, शायद मुझे साउथ में भेज दें। अरे हाँ या ना। अब उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद आती है आंसर की। आंसर की देख के बच्चा कहता है अरे यार इससे तो मैं इंस्पेक्टर भर देता, मेरे इतने अच्छे नंबर थे कि इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मुझे अच्छी लोकेशन पे मिल जाती, नॉर्थ में मिल जाती। अब बच्चा फिर से सेटिस्फाइड नहीं है, अब वो अगली बार दोबारा रिपीटर बन के पेपर देगा। ये चीज समझो ना, जब ये छोटे छोटे सॉल्यूशन आप कर सकते हो, भाई पहले आंसर की दे दो, उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में बहुत फायदा रहेगा, आसानी रहेगी। वो कैलकुलेट कर पाएगा कितना रिस्क है क्या है, उसके हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस भर लेगा। इतनी इतनी छोटी छोटी इसमें कमियां हैं, जिनको छोटे छोटे बदलाव करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन भैया ये कहीं कुछ नहीं होता है इस देश में, यही सबसे बड़ी दुर्गति है। हमको सबको आवाज लगातार उठाते रहना है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, दो चीजें हमारे पास, या तो कोर्ट जाओ, ठीक है, और कोर्ट जाएंगे, बहुत सक्षम टीचर्स हैं, सबके साथ है, हमसे जितना हो सकता है हम तैयार हैं हर चीज के लिए भाई। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं हम उन तक जागरूकता करते रहेंगे सारी चीजों में। और सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं, इस देश में बहुत बहुत बेड़ा गर्क है भाई साहब। आप हर मुद्दा रोज देखते होगे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के साथ कोई खड़ा नहीं है। अगर आप कमजोर हो आप कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी दुर्गति है। और टीचर्स भी क्या करें, आप एक बात समझ नहीं आती, पहले स्टूडेंट टीचर दोनों को देखें। आप ये सोचते हो ना कि स्टूडेंट क्या कर सकता है यार, वो पढ़े भी और वो लड़े भी। कैसे कर लेगा वो? या तो लड़ाई में रह जाएगा या पढ़ाई में रह जाएगा। लड़ाई करना शुरू करेगा, लड़ेगा गवर्नमेंट के खिलाफ कि हाँ मुझे अपना हक मिलना चाहिए, तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी, उसके अगले एग्जाम छूट जाएंगे। तो सबसे सबसे लाचार तो स्टूडेंट है, इसी को दबा लो। और यही कर रही है सरकार, यही कर रहा है कमीशन एसएससी। उनको पता है कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन करेंगे, फिर अगला पेपर दे देंगे, अगली वैकेंसी दे देंगे, उसमें लग जाएंगे, भूल जाएंगे। हर बार यही होता है। टीचर्स को भी ये सेम टेंशन है कि भाई अगला पेपर तो निकल जाए, चलो इसमें जो होगा अगली बार सुधार होगा, उसकी अच्छी से तैयारी करवा दे। टीचर्स भी पढ़ाने में लग जाते हैं। करें क्या, इसका समाधान क्या है? तो समाधान है लगातार इस चीज पर आवाज उठाते रहना, आवाज सरकार तक पहुंचाना, कोर्ट तक पहुंचना, सारी चीजें करना। बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आने वाले टाइम में वीडियोस बननी बंद हो जाएंगी और मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन वीडियो बनानी ना बंद करूंगा मैं, अब बनानी शुरू कर दी। मैं बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी टीचर्स को देख रहा था। मैं सबसे कहूँगा भाई लगातार इस पे काम करते रहो, ये आगे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा 4 दीवारी में अपनी पूरी जवानी बिता देता है सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। अगर सिर्फ एक एक बच्चे का भी जीवन देखोगे ना जो सरकारी नौकरी का सीरियस एस्पिरेंट है, तो उसका जीवन कोई बेहतर नहीं हो। एक बहुत तगड़ी जो इंडिया की यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ बर्बाद अपने सरकारी नौकरी वालों ने कर रखा है। एसएससी जैसे कमीशनों ने बर्बाद कर रखा है। अरे भैया जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे तो नौकरी मिल जाने दो। आप अपनी पता नहीं किन चीज़ों के चक्कर में करियर खाए बैठे हो लोगों के। खैर इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर मिलते हैं। जो भी कोई अपडेट आएगा हम सारी चीज़ें अपडेट आपको देते रहेंगे। आपसे मैं ये कहूँगा भाई अपने हक के लिए आप भी चीज़ें करते रहो, ट्विटर कैंपेन वगैरह है उनमें भाग लेते रहो और पढ़ाई साथ में करते रहो। जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।